हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम थोड़ा सा आगे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में किया था, जिसमें हमने मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन सभी लेवल्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। ओके, मास्टरिंग टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहीं से पता चल रहा है, आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं एंड पेडागोगी क्या होती है, इस चीज को आज हम मास्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी या फिर आप इसको मेथड, मेथड वर्ड पर हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मेथड का मतलब क्या है। देखो, अगर आप मेथड शब्द जब भी आप सुनते हो तो आपके दिमाग में मेथड यानी कि प्रोसेस, प्रक्रिया, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं। बट अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन होती क्या है मेथड की। तो मेथड जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड है, मोड से निकला है ये। ठीक है, मोड से निकला है, जिसका मतलब होता है वे, यानी कि तरीका। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है यहाँ पर तरीका या फिर मैनर। ठीक है, वे का मतलब होता है तरीका, काइंड ऑफ। ठीक है, और मैनर यानी कि जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि किसी भी चीज को प्रॉपर मैनर में करना है, यानी कि सही तरीके से करना है, इसी तरीके से हम बोल देते हैं। तो मेथड किस भाषा से निकला है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सभी चीज में हम बोल देते कि प्रॉपर मेथड का पता होना चाहिए, प्रॉपर मेथड का पता होना चाहिए। तो ये मेथड वर्ड भी कहाँ से आता है ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, तरीका, विधि, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, ये तो अभी हमने इस शब्द का मतलब देख लिया कि इस शब्द का मतलब क्या है, बट इस चीज को अभी हम अप्लाई अपने टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारी यूनिट है इसमें इसका क्या मतलब है, अभी देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, द प्रिसाइज सिस्टम थ्रू विच लर्निंग मटेरियल इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। वह प्रणाली जिसके द्वारा पाठ्य वस्तु को शिक्षक से शिक्षार्थी तक पहुंचाया जाता है। अब देखो क्या होगा, ये हमारे टीचर हैं। टीचर को क्या करना है, टीचर के पास में जो भी इनका ज्ञान है, जो भी इनकी नॉलेज है, ये चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये नॉलेज कहाँ तक चली जाए, ये नॉलेज पहुंच जाए स्टूडेंट तक, यानी कि इस बच्चे तक। एंड ये जो स्टूडेंट है ये नॉलेज लेना चाहता है। अब किस तरीके से दी जाए, तो ये टीचर जो अपनी नॉलेज इस स्टूडेंट को देता है वो एक प्रॉपर मैनर में देगा, प्रॉपर तरीके से देगा। किस तरीके से कम्युनिकेट करके देगा, वो सब चीजें कैसे होंगी, कहाँ पर क्या क्या सब चीजें यूज करनी है, इन सब चीजों को, कि एक टीचर जो होता है अपना ज्ञान स्टूडेंट को जिस तरीके से देता है, जिस मैनर में देता है, इसी को हम बोल देते हैं एटिमोलॉजी। इज इट क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड के बारे में। इन आर टीचिंग एप्टीट्यूड हमने बहुत बार सुना है कि ये चीज टीचर सेंटर्ड है, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधियां हैं या फिर शिक्षार्थी केंद्रित है। इसका क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप इस देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सब बच्चे छोटे दिखाई दे रहे हैं। छोटे इन द साइज, सिर्फ साइज में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेंटल एबिलिटी के थ्रू, बट लेकिन एंड यहाँ पर टीचर बड़ा दिखाया गया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो एकदम से हमारा जो फोकस जाएगा वो टीचर के ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर जो कंट्रोल रहेगा ना वो टीचर के हाथ में रहेगा। टीचर यहाँ पर सेंट्रल रोल प्ले करेगा। रोल देख लेते हैं अभी हम। टीचर इज द सेंट्रल सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी, यानी कि इन बच्चों के ऊपर जो एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह जो काम करेंगे वो होंगे टीचर। वो बच्चे खुद से नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों का भी उतना ज्ञान नहीं है कि वो खुद में ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी बन जाए एंड खुद को ही वो अथॉरिटी के थ्रू रूल भी करने लग जाए। अभी उनके अंदर इतनी पावर, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इन दैट सेंस कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्कूल लेवल की बात हो रही है। ठीक है, या फिर किसी ऐसे लेवल की बात हो रही है जहां पर बच्चे को उस चीज का ज्ञान नहीं है, तो वहां पर टीचर जो होगा सेंटर्ड रोल प्ले करेगा।
ठीक है, यहाँ पर लर्नर जो रहेंगे वो पैसिव रिसीवर रहेंगे। देखो पैसिव रिसीवर का क्या मतलब होता है, एक होता है एक्टिव एंड एक होता है आपका पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब बच्चा रिसीव करने के साथ साथ में जब अपनी बातें भी रखने लग जाता है, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी रखने लग जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्टिव। बट यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहाँ पर पैसिव रिसीवर की तरह रहेगा। यानी कि टीचर ने कुछ भी बताया है तो बच्चे जस्ट उसको रिसीव कर रहे हैं। टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे उस इंफॉर्मेशन को जस्ट ग्रैब कर रहे हैं। ये होता है हमारा टीचर सेंटर्ड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लर्नर सेंटर्ड के बारे में, तो लर्नर सेंटर्ड में आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बच्चे भी काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर टीचर भी काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे जितने भी जो काम है प्रॉपर, देखो ये आपको एक पजल दिख रही होगी, पजल दिख रही होगी। ये पजल जो है, अब सभी को पता है कि पजल जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी होती है। एंड यहाँ पर बच्चे खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे कैसे फिक्स की जाए प्रॉब्लम्स। देख पा रहे होंगे आप सभी। एक चीज तो हमें पता लग गई है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे का यहाँ पर एक्टिव रोल है। देख लो, बच्चे का यहाँ पर एक्टिव रोल है, लर्नर की बात बोल रही हूँ, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो है सेंटर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पर टीचर के हाथ में आप एक मैप देख रहे हो, यानी कि टीचर यहाँ पर क्या करेगा, टीचर यहाँ पर उनको फैसिलिटेट करेगा, दिशा निर्देश देगा कि तुमको कैसे कैसे करना चाहिए। बट लेकिन मेन जो रोल रहेगा वो लर्नर का ही रहेगा, स्टूडेंट का ही रहेगा। टीचर इज सिंपली अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि मतलब कि कहीं पर भी अगर उनको कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो रही है या अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज थोड़ी सी अगर डाउटफुल है, सो टीचर कैन सोल्व द इशू। ठीक है, ये होगा आपका। सो ये थी हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कंटेंट फोकस्ड मेथड के बारे में। ठीक है, एक हमारा मेथड होता है दैट इज कंटेंट फोकस्ड। ठीक है, नाम से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विधि जहां पर हम कंटेंट के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड मेरा जो मेन फोकस है, सिर्फ मेरा मेन फोकस इसके ऊपर है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कंटेंट है वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। सो इन दैट सेंस क्या होगा कि मेरा जो मेन फोकस है कंटेंट क्लियर हो जाए, यानी कि कंटेंट फोकस्ड मेथड हुआ है। इसमें देख लेते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम आर सैक्रोसेंट, यानी कि इसका क्या मतलब है, पाठ्य वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस मेथड में क्या होगा, नॉलेज, ठीक है, प्लस में जो करिकुलम है, ये दोनों ही चीजें हमारी सैक्रोसेंट यानी कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहती है। यही दोनों चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एंड दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द टीचर एंड ऑल्सो फॉलोड बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट अडेप्ट टू स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, टीचर भी और स्टूडेंट भी, यहाँ पर जो दोनों ही रहेंगे वो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है, टीचर को भी जो उनके हेड है, जो उनके सुपीरियर है, तो उनके रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए इन अ कॉलेज जो भी हमारे फैकल्टीज रहते हैं तो उनको क्या करना होता है, एचओडी के बातें सुननी होती है, ठीक है, डीन की बातें सुननी होती है, इन सब की बातें सुननी होती है। एंड पूरे कॉलेज से ही, पूरे स्कूल से ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो निकल कर आते हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। एंड स्टूडेंट को भी वो सब चीजें फॉलो करनी ही पड़ती हैं। ये होगा हमारा कंटेंट फोकस्ड मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉलेज एंड करिकुलम आर सैक्रोसेंट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट अडेप्ट टू स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। ये वही रिपीट है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। इंटरैक्टिव का मतलब सभी को पता है, जहाँ पर बच्चे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर टीचर और स्टूडेंट भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि मिलकर किसी काम को करते हैं। ऐसी चीजों को बोल देते हैं हम इंटरैक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव मेथड। इसमें क्या होगा, ड्राइवन बाय सिचुएशनल एनालिसिस एंड कंटेक्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, सिचुएशन को हम एनालाइज कर लेते हैं। अगर किसी सिचुएशन में लग रहा है कि हाँ ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स मिलकर कर सकते हैं तो स्टूडेंट करते रहो, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं यहाँ पर। बट कभी कभी परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि जहाँ पर टीचर को लगता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे भी बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उस टाइम पर फिर वैसे वाले मेथड यूज कर लेते हैं।
तो इस टाइप का जो मेथड होता है ये होता है हमारा इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। फोकस इज ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर द करंट एनवायरमेंट। ये क्या करते हैं कि अभी की जो भी स्थिति चल रही है, करंट में जो भी स्थिति चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए उसके ही हिसाब से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच को यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अभी अगर हम देखें एनोटमी ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग, क्या क्या हो सकती है। एनोटमी इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्ट, या फिर क्या क्या सब चीजें हैं कि टीचर किस किस चीज पर फोकस करता है, पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं। टीचर सेंटर्ड लर्निंग की अभी हम बात कर रहे हैं, सो प्लीज ध्यान रखना। यहाँ पर मेन फोकस क्या रहेगा, यहाँ पर मेन फोकस रहेगा टेलिंग पर, यानी कि विवरण। टीचर अगर बता रहा है सबसे पहले तो वो विवरण करेगा जो भी वो बता रहा है, उसके बाद में क्या रहेगा, लेक्चरिंग रहेगा यानी कि पढ़ा रहा है। फिर क्या रहेगा, रोट मेमोराइजेशन, हाँ जी बिल्कुल होगा ही होगा। अभी तो हमने देखा कि पैसिव रिसीवर्स है, यानी कि टीचर ने जो भी बोला है जस्ट उसको मान लिया है, उसको क्या कर रखा है, मेमोराइज करना ही है। नेक्स्ट अगर अभी हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होगा, स्ट्रिक्ट वन वे ट्रांसमिशन। ठीक है, स्ट्रिक्ट वन वे ट्रांसमिशन इसका क्या मतलब है, यानी कि एक तरफा संचार हो रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, हम स्कूल्स में थे, तो क्या करते थे, हम सभी बच्चे हम बैठे रहते थे एंड टीचर ही पढ़ाते रहते थे एंड जस्ट हम उनको सुनते रहते थे। हम अपने पॉइंट्स हम बहुत कम रखते थे। क्यों? क्योंकि शायद हमारा उस टाइम पर रैशनैलिटी, रीजनिंग पावर उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी कि हम अपने पॉइंट्स रख पाए, या फिर हमें ये रहता था कि शायद हमारे पॉइंट्स गलत है। यानी कि जो संचार भी होता था वो सिर्फ टीचर की तरफ से ही होता था। एनवायरमेंट यहाँ पर क्या कैसा रहेगा, यहाँ पर एनवायरमेंट रहेगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड ही रहेगा कि टीचर इस टाइम पर आएंगे, इस टाइम पर आपको पढ़ाएंगे, इतने से इतने बजे तक आपका लेक्चर रहेगा, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, टीचर ने अगर बोला है कि कल आपका टेस्ट होगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, ये सब चीजें होती हैं। यानी कि एनवायरमेंट कुछ इस टाइप का रहेगा। याद करने के लिए आप अपनी स्कूल लाइफ को याद कर सकते हो, जब आप छोटे थे वो वाली स्कूल लाइफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ना हम कुछ कुछ मेथड्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, टीचर सेंटर्ड हमें पता लग गया है एंड लर्नर सेंटर्ड भी हमें पता लग गया है। अब क्या होगा ना कि इन दोनों के अंदर भी कुछ कुछ सब पार्ट्स हैं एंड इन सब मेथड को देख के आप खुद समझ जाओगे ये टीचर सेंटर्ड है या फिर ये लर्नर सेंटर्ड है। क्योंकि अगर हमने इतना समझ लिया है कि किस पर फोकस ज्यादा रहता है कौन से मेथड में, सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेथड्स। ठीक है, मतलब देयर सब टाइप्स ऑल्सो। लेक्चर मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, इसमें क्या होगा, स्कूल लाइफ है एकदम। चॉक एंड टॉक का क्या मतलब है, स्कूल लाइफ में क्या होता था कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते रहते थे एंड साथ साथ में वो बोलते भी रहते थे, वो बताते भी रहते थे, सेम है। एंड चॉक एंड टॉक मेथड को ही हम लेक्चर मेथड भी बोल देते हैं, सिंपल। जिसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें रहेगा हमारा ओरल प्रेजेंटेशन है, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। यानी कि टीचर क्या कर रहा है, टीचर बोल के बता रहा है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो भी जानकारी है उसको बोल के बता रहा है। टीचर इज वेरी एक्टिव, टीचर यहाँ पर एक्टिव रहेंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसिव लिसनर्स रहेंगे। यही से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड्स है, पता ही चल रहा है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस सबसे पहले होगा यहाँ पर लेक्चर मेथड जो है हमारा, चॉक एंड टॉक मेथड जो है, इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये टाइम को बचाता है, समय की बचत कराते हैं। मैम ऐसे कैसे, लेक्चर्स तो बड़े ज्यादा लंबे लंबे होते थे, एक एक घंटा हमने तो अटेंड किए हैं लेक्चर्स। बताती हूँ कैसे होते हैं। देखो, जब कोई एक ही पर्सन बोल रहा होता है ना, तो उसकी बातें जो होती है कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो जाती हैं। बट क्या होगा, टीचर भी कुछ समझा रहा है एंड जब हम उनसे क्वेश्चन पुट करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो शायद वो क्वेश्चन में से जब क्वेश्चन निकलते रहते हैं ना, तो हमारा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है। बट जब टीचर के पास में जितनी इंफॉर्मेशन थी, अगर उतनी ही इंफॉर्मेशन दे दी है, तो कहीं ना कहीं टाइम बचेगा ही बचे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि ये जो आपका लेक्चर है ये अभी आप लोग देख रहे हो, तो ये जो लेक्चर की एक टाइम फिक्स है, बट अगर यही लेक्चर अगर आप मेरे साथ में लाइव करते,
तो क्या होता इसमें, ये होता आपका कि आप मुझसे क्वेश्चंस पुट करते रहते एंड जितनी देर का शायद मैंने लेक्चर किया है वो एक्सटेंड हो जाता बिल्कुल, बट लेकिन लेक्चर मेथड में ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर टाइम बच जाता है। हाई कंट्रोल ओवर कंटेंट, बिल्कुल बिल्कुल पाठ्य वस्तु पर बेहतर नियंत्रण। यहाँ पर टीचर को अच्छे से पता रहेगा कि उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कंट्रोल करके रखेगा, कब उसको टेस्ट लेना है, बच्चे को घर के लिए क्या होमवर्क करके देना है, ये सब चीजें, क्या क्या सब चीजें, हाई कंट्रोल रहेगा। एफिशिएंट फॉर लार्ज फैक्चुअल टॉपिक्स, यहाँ पर क्या रहेगा, तथ्यात्मक ज्ञान हेतु उपयोगी, यानी कि यहाँ पर टीचर्स आपको इतने ज्यादा फैक्ट्स बता देते हैं, इतने ज्यादा फैक्ट्स बता देते हैं जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी कि आप अपनी आंसर राइटिंग में वो सब चीजें आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे भी समझो कि किसी एक टॉपिक पर आपने बहुत देर तक बात कर ली है एंड आपके सामने किसी ने 10-12 पॉइंट्स बता दिए, तो 10-12 पॉइंट्स यानी कि फैक्ट्स आपको ज्यादा मिल गए हैं ना, उसी की बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें वो होती है आपकी लिमिटेशंस। व्हाट इज लिमिटेशंस? लिमिटेशंस में क्या होगा आपका, मिनिमल स्टूडेंट एक्टिविटी, बिल्कुल स्टूडेंट का यहाँ पर रोल नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड प्रोग्रेस चेकिंग, क्योंकि सीखने की प्रगति की जांच थोड़ी सीमित हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस पुट नहीं कर रहे हैं, बच्चों के डाउट्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं ये कैसे पता लगेगा। इग्नोर्स इंडिविजुअल लर्निंग पेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर एक बच्चे की जो सीखने की, जो पढ़ने की जो क्षमता होती है, जो स्पीड होती है, पेस का मतलब होता है स्पीड होता है, ठीक है, क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। शायद कोई बच्चा एक बार में समझ जाता है, बट किसी किसी बच्चे को समझने में शायद 2 से 3 एग्जाम्पल लगे, फिर हो सकता है कि उस बच्चे को समझने में सेम टॉपिक जो किसी और बच्चे को सिर्फ 1 मिनट में समझ आ रहा है, शायद उसी बच्चे को उसमें शायद हाफ एन आवर का टाइम लग सकता है। बट लेक्चर मेथड में क्या रहेगा, टीचर बस समझाते जा रहे हैं एंड बच्चे के पेज को इग्नोर किए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो मेन एक एम है वो क्या होगा कि अपने कंटेंट को डिलीवर करना है इन अ प्रॉपर मैनर and in a within a time. Okay, this is all about your lecture method, or we can say that chalk and talk method. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है आपका प्रदर्शन, यानी कि पढ़ाएंगे तो है, पढ़ाएंगे तो है टीचर, बट साथ साथ में उस चीज को करके भी दिखा देंगे। बेस्ट एग्जाम्पल इज साइंस लैब हो गई आपकी, कि टीचर ने क्या किया है, टीचर ने आपको पढ़ा भी दिया है बट साथ साथ में साइंस लैब में ले जाकर आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया। देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये जो टीचर है सिर्फ ये बताते तो बच्चे सिर्फ उसको नोट डाउन कर लेते एंड उनको लगता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा, बट लेकिन टीचर ने क्या किया, टीचर ने इस चीज को प्रॉपर प्रदर्शन करके दिखा दे, यानी कि दिखा दे कि देखो ऐसा सच में होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के अगर कोई भी डाउट होंगे तो वो डाउट भी सोल्व होते रहेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये सब चीजें हो जाएंगी। द टीचर परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट और एग्जिबिट्स चार्ट्स मॉडल्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स, शिक्षक स्वयं चित्र, मॉडल या प्रयोग प्रदर्शित करता है और साथ ही उसकी व्याख्या भी करता है, जो अभी मैंने बताया सेम है, ठीक है। इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम ये रहता है हेल्प्स स्टूडेंट्स एक्वायर ऑब्जर्वेशनल, यहाँ पर बच्चे क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। जब टीचर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहे हैं तो बच्चे का क्या काम रहेगा, टीचर बोलेंगे ना कि मैं कर रही हूँ एंड जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, लॉजिकल बच्चा यहाँ पर लॉजिक लगा पाएगा कि अच्छा ऐसे ही क्यों हुआ है, ये सब चीजें। साइंटिफिक थिंकिंग स्किल्स, उनकी एबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टीम टीचिंग या फिर कोलैबोरेटिव टीचिंग, ठीक है। टीम टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग कहीं ना कहीं आपको चल रहा है, कब आती है, ये आती है हमारी 1954 में, 1954 में। कैसे याद रखोगे, हम ऐसे बोल देते हैं ना कि 4-5 स्टूडेंट्स हैं या फिर 4-5 टीचर्स हैं, कि 4-5 टीचर्स मिलके हमको पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पर 4-5 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 5-4 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ट्रिक टू लर्न दैट टीम टीचिंग। देखो 4-5 यानी कि टीम तो हो ही गया, हम बोलते हैं ना कि 4-5 लोग हैं, यहाँ पर 4-5 टीचर्स हैं, बट 4-5 का आपको
मतलब कि उल्टा कर दो, 5 4 हो जाएगा। अब आप बोल रहे कि हम 19 कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 2054 तो अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो 1954 होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगा लेते हैं। कहाँ पर डेवलप्ड होती है, ये होती है आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएस। ठीक है, ओके। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को आप कैसे याद रखोगे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हर एक वार्ड में टीचर की जरूरत होती ही है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कोर कॉन्सेप्ट, अ ग्रुप ऑफ 2 to 5 टीचर्स वर्क्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज टू टीच द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान से समझना, जो आपको लग रहा है कि सबके सब साथ में पढ़ाएंगे, बट किस तरीके से पढ़ाएंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब कि मेरे साथ में अभी 2 3 टीचर्स और हैं जो पढ़ा रहे हैं, एंड आप ही हो, ऑडियंस आप ही हो, यानी ग्रुप तो सेम ही है। हमें आपको पढ़ाना है, एंड हम 3 टीचर्स हैं। अब हम किस तरीके से अपने हम काम को डिवाइड करेंगे, हम तीनों को पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने काम को डिवाइड करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेमोरी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ, इस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं आपको वही वाली चीज़ बताऊंगी। ठीक है, जो अदर टीचर्स रहेंगे वो शायद आपको ये बोलते कि नहीं, मैं टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टीम टीचिंग तो कर रहे हैं, बट लेकिन हम बच्चे को अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से वो वाला पॉइंट बता रहे हैं जो हमें लगता है कि हाँ, ये सब चीजें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, ओके, टीम टीचिंग हो गया। अब आता है हमारा कोलैबोरेटिव टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, ये तो हमारा मेथड्स था, ये तो अभी हमारा क्या था, ये अभी हमारा टाइप था। अब इस टाइप के अंदर ना, कोलैबोरेटिव टीचिंग मॉडल्स के अंदर अभी हमारे कुछ मॉडल्स भी है। सिंपल है बहुत ज्यादा। कोलैबोरेटिव टीचिंग, कोलैब करके करना है, सहयोगात्मक शिक्षण मॉडल्स। क्या क्या रहेगा, वन टीच वन ऑब्जर्व, एक पढ़ाता है, दूसरा ऑब्जर्व करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए क्या रहेगा, आपने स्कूल में भी ऐसा देखा होगा ना कि एक टीचर तो आपको पढ़ा रहे होते थे, एंड एक मतलब कि पीछे से प्रिंसिपल आ जाते थे, एंड वो चेक करते रहते थे। जस्ट वो एक राउंड लगाते थे पूरी क्लास में, एंड फिर वो बाद में बताते थे टीचर्स को कि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, या बच्चों के पास में ये सामान नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक टीचर तो पढ़ाएगा, बट दूसरा जो टीचर होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या बच्चों का ध्यान है, ये सब चीजें होती हैं। सेकंड क्या रहेगा, वन टीच वन ऑब्जर्व हमारा हो चुका है। सेकंड रहेगा हमारा वन टीच वन असिस्ट, यानी कि एक पढ़ाएगा, दूसरा हेल्प करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर कोई टीचर है, उसको आपको पढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, तो एक टीचर तो पढ़ा रहा है, एंड दूसरा टीचर हो सकता है जो यहाँ पर स्लाइड्स को चेंज करे। ठीक है, तो एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा उसकी सहायता कर रहा है पढ़ाने में। या ऑनलाइन नहीं है, बट लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि एक टीचर पढ़ा रहा है, एंड वो टीचर बोल रहे हैं कि मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करनी है, तो ये टीचर क्या करेंगे, ये सभी को वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा। फिर क्या आता है, एक आती है आपकी पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग में क्या रहेगा कि क्या है, देखो एस एस है, एक ही क्लास, एस एस सेम ग्रुप है, बट लेकिन इसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, इसमें कोई और है, इसमें कोई और है। यहाँ पर क्या रहेगा, जब एक ही क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है, कुछ बच्चों को दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा हो सकता है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि कल ये 2 बच्चे स्कूल में आए थे, इनका टॉपिक वो वाला कवर हो चुका है, तो इनको आगे बढ़ना चाहिए। बट ये जो 2 स्टूडेंट्स है, ये कल की क्लास में एब्सेंट थे, तो ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको प्रीवियस थिंग तो पता ही नहीं है कि पिछली क्लास में क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाले जो टीचर रहेंगे, ये इनको पहले वाला ही कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर ये वाले जो टीचर रहेंगे इनको आगे पढ़ा सकते हैं। या फिर अनदर एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हो कि शायद ये जो स्टूडेंट है, शायद ये स्पेशल स्टूडेंट है, जिनको शायद थोड़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ में आते हैं, तो शायद ये टीचर ऐसे हैं जो शायद एक्सपेरिमेंट करा के ही समझाना चाह रहे हैं। ये सब चीजें भी हो सकती हैं, कैसे भी समझ सकते हो। स्टेशन टीचिंग, स्टेशन टीचिंग क्या होते हैं, अच्छा जैसे रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, वैसे यहाँ पर होगा हमारा स्टेशन टीचिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्या रहेगा कि बच्चे जो रहेंगे वो टीचर के पास में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे का वाइवा है,
क्या है, वाइवा है। अब क्या होगा वाइवा में, ठीक है, वाइवा में क्या होगा, अब उनके पास में एक प्रोजेक्ट फाइल भी होगी, सिंपल बात है। तो सबसे पहले टीचर, सबसे पहले जो बच्चा रहेगा किसी एक टीचर के पास में जाएगा, किसी एक टीचर के पास में गया, एंड वहां पर जाके वो वाले टीचर ने उनकी फाइल सबमिट कर ली, फिर वो दूसरी टीचर के पास में जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने उनका वाइवा लिया है, जिन्होंने प्रॉपर उनसे क्वेश्चंस पुट किए हैं। फिर वो तीसरे टीचर के पास में जाएंगे, तीसरे टीचर के पास में जाएंगे जो शायद उनकी जब उन्होंने वाइवा ले लिया तो शायद इन मैम ने कुछ बोला होगा जो शायद यहाँ पर इनके मार्क्स को लगा रहे हैं, ये सब चीज हो जाएगी। यानी कि आप देख रहे हो बच्चे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, ठीक है, यही होती है आपकी स्टेशन टीचिंग। फिर क्या हो जाती है, फिर हो जाती है हमारी ऑल्टरनेटिव टीचिंग। ऑल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होगा, सब्सटीट्यूट, वैकल्पिक, ठीक है, कि अगर इनसे अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो शायद ये हो सकते हैं, सब्सटीट्यूट, ऑल्टरनेटिव, सिंपल। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग ये अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है, टीम टीचिंग अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है ये। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। एक अभी हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के बारे में, एंड एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में जहाँ पर टीचर जो है डायरेक्ट पढ़ा रहा है बच्चों को, वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। एंड इनडायरेक्ट मेथड होता है वो मेथड जहाँ पर बच्चे कुछ पहले करके देख रहे हैं, उसके बाद में वो सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट मेथड में क्या रहेगा कि टीचर ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, अपनी नॉलेज दे दी है बच्चों को, एंड बच्चों ने ग्रैब कर लिया, वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में ये होगा कि टीचर ने बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे दिया है बनाने के लिए, बच्चों ने वो प्रोजेक्ट बनाया, एंड बच्चे को वो प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ ही बच्चों को कुछ चीजें समझ में आई कि अच्छा ये भी होता, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने करके सीख लिया। तो समझ सकते हो कि ये टीचर डोमिनेटेड रहेगा, ये लर्नर डोमिनेटेड रहेगा। डिलीवर्स मटेरियल रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चनियर रहेंगे और फैसिलिटेटर रहेंगे। ये सब चीजें हमने क्यों बोली है, टीचर्स जो रहेंगे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है क्या लगा आपको इसमें, फैसिलिटेट भी करते हैं अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्रोजेक्ट बनाने के रिगार्डिंग। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस की हमने क्लास की है कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोवोक्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशंस, यहाँ पर क्या होता है जब बच्चा खुद से अपने प्रोजेक्ट को बनाएगा तो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। बेकर एंड एंगल एंड एंजल मैन ने ये दिया है, ओरिजिन प्लीज नाम याद रख लेना, ठीक है। ये किसका है, ये कॉन्टेक्चुअल एंड ओपन एंडेड है, यानी कि ओपन एंडेड है, टाइम के साथ साथ में ही ये डेवलप हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं एक लास्ट डिडक्टिव मेथड के बारे में। निगमनात्मक विधि, फ्लोइंग फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता देती हूँ डिडक्टिव क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ में जाना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स में, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स में, तो क्या लग रहा है जब मैंने आपको ये बोला कि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स नेम, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया ना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल हो गया हमारा। स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक के अंदर होंगे इसके अब सब पार्ट्स, कि सबसे पहले तो फ्रूट्स में क्या क्या आता है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब चीजें फ्रूट्स में आती हैं। और स्पेसिफिक क्या होगा कि फ्रूट्स जो होते हैं स्वीट होते हैं, फ्रूट्स मीठे होते हैं, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा, फ्रूट्स की फ्रूट्स कौन से मौसम में उगते हैं, ठीक है, कौन से प्लांट में आते हैं, ये सब चीजें। किस फ्रूट को कितनी गर्मी की जरूरत है, कितनी हीट चाहिए होती है, कितना पानी चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए, ये सब चीजें। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने आपको एक जनरल एक आइडिया दे दिया है कि आज हम पढ़ने वाले फ्रूट्स नेम, उसके बाद मैं इनके सब पार्ट्स की तरफ बढ़ी। ये होता है हमारा डिडक्टिव मेथड, ठीक है। स्टार्ट्स विद द जनरल डेफिनेशंस,
फॉर्मूला या फिर रूल हो सकता है, एंड फिल्टर्स डाउन इनटू कंक्रीट एग्जांपल्स। फिर हम क्या करें, इसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमने क्या है, देखो ये एक जनरल रूल है, इतना बड़ा सामान्य नियम है। फिर क्या किया है, फिर इसको टुकड़ों में जब तोड़ते गए ना, तब जाके क्लैरिटी और ज्यादा मिलती गई है, इसी के अंदर से टूट टूट के निकल। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? आई होप सभी को क्लियर रहा होगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप कि सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, एंड बने रहें ऐसे ही। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।